नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि क्या इमरान खान होंगे गिरफ्तार, करीबियों पर एक्शन और अरसलान खालिद के घर छापेमारी, फोन छीने गए। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि एलएसी विवाद, हॉट स्प्रिंग से कई किलोमीटर पीछे हटने का चीन ने रखा प्रस्ताव, भारत ने ठुकराया। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे इंडिया यूएस 2+2 डायलॉग, कल बातचीत की टेबल पर होंगे भारत और अमेरिका, चीन से लेकर रूस तक कई मुद्दों पर होगा मंथन। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि श्रीनगर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया एक आतंकी, ऑपरेशन जारी, कुछ और आतंकियों के छुपे होने की आशंका। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र मौसम विभाग का, लू की चपेट में उत्तर भारत, राजस्थान समेत कई राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। क्या रहेगा मौसम आपको बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। इमरान खान होंगे गिरफ्तार, करीबियों पर एक्शन और इसी के साथ फोन छीने गए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान से इमरान खान की सरकार जाते ही कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और ऐसा भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री गिरफ्तार किए जा सकते हैं। खबरों की माने तो इमरान के करीबियों पर एक्शन शुरू हो चुका है और देर रात इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास होते ही उनके प्रवक्ता डॉक्टर अरसलान खालिद के घर पर छापेमारी की खबर आई है। यही नहीं, उनके परिवार के सभी सदस्यों के फोन भी छीन लिए गए हैं। दरअसल इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। अरसलान खालिद के घर पर छापेमारी की खबर आते ही लोग तरह तरह की बातें करने लगे हैं। पीटीआई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया कि बेहद परेशान करने वाली खबर, डॉक्टर अरसलान खालिद मोहम्मद के घर पर छापा मारा गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हॉट स्प्रिंग से कई किलोमीटर पीछे हटने का चीन ने रखा प्रस्ताव, लेकिन भारत ने एलएसी विवाद में ये प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जी हाँ दोस्तों, पिछले महीने चीन के विदेश मंत्री भारत में आए थे और इस दौरान बीजिंग ने दिल्ली को पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से सैनिक को हटाने का प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव को भारत ने खारिज कर दिया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी सूत्रों ने बताया कि चीन ने प्रस्ताव भेजा कि भारतीय सैनिक जो लगभग 2 वर्षों से पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर चीनी सैनिकों के साथ आमने सामने टकराव की स्थिति में हैं, वो PP-16 और PP-17 के बीच करम सिंह पोस्ट पर वापस चले जाएं। यदि भारत इस प्रस्ताव को स्वीकार करता तो इसका मतलब ये होता कि चीनी सैनिक बहुत कम पीछे हटते और भारतीय सैनिकों को कई किलोमीटर पीछे हटना पड़ता। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि जब वो वापस पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के पीछे चले जाएंगे तो चीन हमसे PP-16 को भी छोड़ने के लिए कह सकता है, जिस पर चीन ने पहले कभी दावा नहीं किया था। ये ऐसा है कि 1 किलोमीटर पीछे हटूंगा और 5 से 10 किलोमीटर आप पीछे हटेंगे। ऐसे सौदे को भारत ने मना कर दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इंडिया प्लस यूएस का 2+2 डायलॉग, बातचीत की टेबल पर होंगे भारत और अमेरिका, चीन से लेकर रूस तक कई मुद्दों पर होगा मंथन। जहां दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के राज में भारत और यूएस की पहली अहम रणनीतिक वार्ता होनी है और दोनों देशों की रक्षा और विदेश मंत्री बातचीत की टेबल पर एक दूसरे से मिलेंगे। जहां दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच 2+2 यानी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री स्तर पर संयुक्त बैठक की व्यवस्था है और ये रणनीतिक वार्ता का एक अहम तंत्र है और भारत इस तरह की व्यवस्था के साथ केवल कुछ चुनिंदा रणनीतिक सहयोगी देशों के साथ बात करता है, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे क्वाड सहयोगी के अलावा रूस भी शामिल है। इस बैठक में भारत और अमेरिका साझा रणनीतिक हितों जैसी चीन से उभरते खतरे से मुकाबले की तैयारी, भविष्य की चुनौतियों, मौजूदा क्षेत्रीय और वैश्विक चिंताओं पर बात करते हैं। साथ ही इस बैठक में भारत की रक्षा और रणनीतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक अमेरिकी मदद पर भी बात होती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। श्रीनगर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया एक आतंकी, ऑपरेशन जारी, कुछ और आतंकियों के छुपे होने की आशंका। जहां दोस्तों आपको बता दें कि श्रीनगर के विशंबर नगर इलाके में आतंकियों के साथ जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने रविवार को एक आतंकी को मार गिराया है। वहीं 1 से 2 आतंकियों के अभी छुपे होने की आशंका है। फिलहाल इलाके में ऑपरेशन जारी है और एक आतंकी की मौत की पुष्टि करते हुए कश्मीर रेंज के आईजी विजय कुमार ने बताया कि पुलिस और सीआरपीएफ बाकी आतंकियों से निपटने में जुटी हुई है। इससे पहले शनिवार को भी कश्मीर में 2 मुठभेड़ हुई थी, जिसमें लश्कर ए तैयबा का कमांडर मारा गया था। सामने आई जानकारी के अनुसार मारा गया आतंकी श्रीनगर के केंद्रीय रिजर्व पुलिस
बल के जवानों पर हाल ही में हुए हमले में शामिल था। पुलिस ने ये जानकारी दी। एक अधिकारी के मुताबिक विशंबर नगर में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने इलाके को घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया था, जिसके बाद आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके चलते दोनों पक्षों में मुठभेड़ शुरू हो गई और एक आतंकवादी मारा गया। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि मारा गया आतंकी 4 अप्रैल को श्रीनगर के मैसूमा इलाके में हुए हमले में शामिल था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मौसम विभाग से आ रही है। लू की चपेट में उत्तर भारत, राजस्थान समेत कई राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। जहां दोस्तों उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। साथ ही मध्य भारत में भी लगातार बढ़ रहा तापमान अब आम लोगों से लेकर जीव जंतु तक की परेशानियां बढ़ा रहा है। देश में बढ़ती गर्मी का सबसे ज्यादा असर राजस्थान में देखने को मिल रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने राजस्थान के कई हिस्सों में भीषण लू यानी हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश स्थानों का अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और इसके अलावा पंजाब के कुछ हिस्सों, दक्षिण हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, झारखंड, बिहार और गुजरात के उत्तरी भाग और विदर्भ के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति की संभावना बनी हुई है। जहां दोस्तों राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पूरा दिन हीट वेव चलेगी और साथ ही साथ आपको बता दें कि न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत पाकिस्तान सीमा पर पहुंचे अमित शाह, कहा देश को बीएसएफ पर गर्व। जहां दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं और यहां उन्होंने रविवार को नाबाबेट में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दर्शनीय स्थल यानी कि व्यू पॉइंट के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर अमित शाह ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हर बार जब देश में आपदा आई है तब बीएसएफ ने वीरता दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। यहाँ आकर बच्चों के मन में भी देशभक्ति की भावना जग जाती है। यहाँ पर्यटन को भी बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। रविवार को गृह मंत्री अमित शाह ने बनासकांठा जिले के नडाबेट में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बॉर्डर व्यूइंग पॉइंट का उद्घाटन किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी ने दी रामनवमी की शुभकामनाएं, बोले जय श्री राम। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रामनवमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने की कामना की और पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि देशवासियों को रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान श्री राम की कृपा से हर किसी को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त हो। जय श्री राम। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, फरियादियों की सुनी फरियाद और अधिकारियों को दिए निर्देश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनवमी के दिन गोरखपुर में जनता दरबार लगाया और फरियादियों की फरियाद सुनी। रविवार की सुबह गोरखनाथ के हिंदू सेवाश्रम में जनता दरबार लगा। मौके पर मौजूद अधिकारियों को सीएम ने निर्देश दिया कि हर किसी के साथ न्याय होना चाहिए। बहुत से लोग जमीन के विवाद का मामला लेकर पहुंचे थे। इसके अलावा बहुत से इलाज के लिए धन देने की सिफारिश कर रहे थे। उन्होंने 100 से अधिक लोगों की समस्याएं सुनी। जनता दर्शन में बड़ी संख्या में जमीन, जायदाद और इलाज के मामले आए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए एक खास प्लान पर काम कर रही है भाजपा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश चुनाव से बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि 5 राज्यों के चुनाव समाप्त होने के बाद अब बीजेपी के लिए मिशन 2023 के लिए मध्य प्रदेश में 3 लेयर प्लान पर काम करना भाजपा ने शुरू कर दिया है। इसमें दलित, कमजोर और हारी हुई सीटों के साथ बूथ पर फोकस करना तय किया गया है। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने इसी गाइडलाइन पर विधानसभा चुनाव की बिसात पर काम करने के लिए कहा है और इसके बाद विधानसभा सीटों पर बूथ को इन 3 श्रेणियों में बांटा गया और बीजेपी ने इसे लेकर अपने स्तर पर काम करना शुरू भी कर दिया है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद तीनों निरंतर चुनावी रणनीति पर काम करने में लगे हैं। सरकारी योजनाओं में जनता पर फोकस कर सर्विस डिलीवरी सिस्टम सुधारने का काम हो रहा है। साथ ही ऐसी योजनाओं पर ज्यादा ध्यान है जिससे बड़ा वर्ग प्रभावित होता है। इसे लेकर हर दिन बैठकों का दौर जारी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्र की योजनाओं ने किसानों को बनाया सशक्त, पीएम मोदी बोले किसानों को ताकत दे रही है हमारी सरकार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि फसल के मौसम और बैसाखी के पर्व से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि देश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और अन्य योजनाएं
करोड़ों किसानों को नई ताकत दे रही है। पीएम मोदी ने रविवार को एक ट्वीट में किसानों के लिए केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभों का विवरण साझा करते हुए कहा कि सशक्त किसान एक समृद्ध राष्ट्र की कुंजी है। और पीएम मोदी ने कहा कि देश को हमारे किसान भाइयों और बहनों पर गर्व है। देश में किसानों को और सशक्त बनाया जाए तो नया भारत और समृद्ध होगा। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और कृषि से संबंधित अन्य योजनाओं के करोड़ों किसानों को नई ताकत मिली है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बार। पाकिस्तान में भारत की गूंज, सड़क से लेकर सदन तक भारत, मोदी और पूर्व पीएम वाजपेयी की चर्चा। क्या हुआ ऐसा आपको बता दें दोस्तों कि राजनीतिक संकट के बीच पाकिस्तान में चारों तरफ भारत की गूंज सुनाई दे रही है। सड़क से लेकर सदन तक सिर्फ भारत ही है। और इस पूरे संकट काल में प्रधानमंत्री इमरान खान कई बार भारत की तारीफ कर चुके हैं। इमरान खान ने भारत की विदेश नीति को आज़ाद बताते हुए खुददार देश बताया। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को दुनिया का कोई भी देश आज डरा धमका नहीं सकता। संसद में इमरान की जगह उनके करीबी नेता शाह महमूद कुरैशी ने सरकार का पक्ष रखा। कुरैशी ने भी खुलकर भारत की तारीफ की, कहा कि आज भारत की धमक पूरी दुनिया में है। वो रूस से भी तेल खरीद रहा है तो अमेरिका के साथ भी उसके अच्छे रिश्ते हैं। ये सब भारत की आज़ाद विदेश नीति की वजह से ही संभव है। वहीं दोस्तों सत्ता में आने के बाद से इमरान खान पाकिस्तान की विदेश नीति में बदलाव लाना चाहते हैं और अभी तक वो दो बड़े देशों के बीच विवाद होने पर किसी न किसी एक का पक्ष लेते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2+2 समिट, भारत अमेरिका के बीच वार्ता से पहले व्हाइट हाउस का बयान, दुनिया में हमारे रिश्ते सबसे मजबूत। जी हां दोस्तों, भारत अमेरिका के बीच 11 अप्रैल से शुरू होने जा रही 2+2 डायलॉग से पहले व्हाइट हाउस की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का मानना है कि भारत अमेरिका के रिश्ते दुनिया में सबसे अहम हैं और उम्मीद है कि होने वाली वार्ता हमारे रिश्तों को और बेहतर बनाएगी। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि ये वार्ता हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएगी। जेन साकी ने कहा कि 2+2 वार्ता के दौरान रूस यूक्रेन युद्ध के कारण ऊर्जा और खाद्य संकट पर भी दोनों देशों के बीच बातचीत होगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कहां है इमरान खान? अविश्वास प्रस्ताव के दौरान संसद से हुए गायब, पीटीआई बोली कौन बचाएगा पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान शनिवार को एक बार फिर संसद की कार्रवाई में शामिल नहीं हुए, जबकि उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगातार अविश्वास प्रस्ताव को टालने की कोशिश में लगी है। और इसी तरह से 3 अप्रैल को भी इमरान संसद सत्र में शामिल नहीं हुए थे और अपने कक्ष से कार्यवाही की निगरानी कर रहे थे। और उस दिन डिप्टी स्पीकर ने जैसे ही विपक्ष में अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया, इमरान खान ने राष्ट्र को संबोधित करना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने संसद भंग करने की अपनी सलाह की घोषणा की। एक हफ्ते और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद इमरान खान शनिवार को फिर से संसद में नजर नहीं आए, क्योंकि विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वो इमरान खान और पीटीआई सरकार की स्थिति पेश करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, अनंतनाग में मारा गया लश्कर कमांडर निसार अहमद। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सुबह सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। अनंतनाग में एनकाउंटर के दौरान लश्कर के कमांडर को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया। सुरक्षा बलों के बड़े ऑपरेशन में लश्कर कमांडर निसार अहमद ढेर हो गया है और पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया है और फायरिंग जारी है। कुछ और आतंकियों के छिपे होने की खबर है। वहीं कुलगाम में हिजबुल आतंकियों के होने की खबर पर सुरक्षा बल यहां भी सर्च और एनकाउंटर ऑपरेशन चला रहे हैं। एरिया की घेराबंदी हो चुकी है। घाटी में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन तेज हो चुका है। दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले वीडियो लाइक इस खबर पर जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पिनाका मिसाइल का सफल परीक्षण, 44 सेकंड में फायर होती है 12 मिसाइलें। जहां दोस्तों, भारतीय सेना और भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन यानी कि DRDO ने 15 दिनों में देश के कई स्थानों से पिनाका मिसाइलों का सफल परीक्षण किया और कुल मिलाकर 24 परीक्षण किए गए। इन परीक्षण में पिनाका मिसाइल ने टारगेट को पूरी सटीकता और गति के साथ ध्वस्त कर दिया और उसने तय मानकों को पूरा किया। पिनाका मार्क 1 रॉकेट सिस्टम और पिनाका एरिया डिनायल म्यूनिशन रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जल जीवन मिशन से देश के विकास को नई गति, पीएम मोदी का बयान। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि जल जीवन मिशन के जरिए देश के विकास को नई गति मिल रही है। श्री मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि जल जीवन मिशन आज देश के विकास को नई गति दे रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में जिस तरह करोड़ों घरों में नल के पानी के कनेक्शन पहुंचे हैं, वह जन आकांक्षाओं
और भागीदारी का एक बड़ा उदाहरण है। उन्होंने अपने ट्वीट के साथ JJM की प्रगति का विवरण भी साझा किया। जल जीवन मिशन को जल शक्ति मंत्रालय के तहत लागू किया जा रहा है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की थी और इस उद्देश्य को 2024 तक हर ग्रामीण घरों और सार्वजनिक स्थानों को नल का पानी उपलब्ध कराना है। और इसकी घोषणा के बाद से अब तक 6 करोड़ से अधिक घरों में नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुका है और इसके साथ ही देश में नल के पानी की आपूर्ति 3.23 करोड़ से बढ़कर 9.40 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में पहुंच गई है। तो दोस्तों 2024 तक हर ग्रामीण घरों और सार्वजनिक स्थानों को नल का पानी उपलब्ध करा देगी मोदी सरकार। इसके लिए जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अंदर लागू किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब यादव वोट बैंक में सेंध लगाएगी बीजेपी। सपा को कमजोर करने का फुल प्रूफ प्लान बनकर हो गया है तैयार। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते ही बीजेपी में मिशन लोकसभा चुनाव 2024 पर काम करना शुरू कर दिया है। यूपी में 2014 चुनाव के बाद भाजपा ने पलट कर नहीं देखा और सभी सियासी समीकरण को तोड़ते हुए लगातार चौथे बड़े चुनाव में भगवा पताका लहराया है। दरअसल इसका सबसे बड़ा कारण बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग को बताया जाता है। मोदी योगी ने क्षेत्रीय पार्टियों यानी सपा और बसपा के जातीय तिलिस्म को तोड़ दिया है और अब बीजेपी की नजर यूपी में सपा के कोर वोटर यानी यादव वोट बैंक पर है। यूपी में यादव समाज जिसकी हिस्सेदारी महज 8% है, लेकिन सियासी ताकत ऐसी रही है कि इसने ठाकुर और ब्राह्मणों के नेतृत्व को न सिर्फ यूपी की सत्ता से बेदखल किया बल्कि मंडल आंदोलन के बाद मायावती को छोड़ दें तो सत्ता में भी लगातार भागीदारी रही। राम नरेश यादव से लेकर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव तक 3 यादव 5 बार यूपी के मुख्यमंत्री बने हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चौका लगा दिया है, अब छक्के की बारी है। हिमाचल गुजरात इलेक्शन पर बोले मोदी के मंत्री अनुराग ठाकुर। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद भाजपा उत्साहित है और अब पार्टी की नजर इस साल के अंत में होने वाले हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव पर है। आपको बता दें कि शनिवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विश्वास जताया कि भाजपा हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव जीतेगी। उन्होंने कहा कि साल की शुरुआत में चौका लगा दिया गया था और साल के अंत तक छक्का भी मार चुके होंगे। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा राज्य में सत्ता बरकरार रखेगी। हमने 4 राज्यों में जीतकर चौका मारा है और इस साल के अंत तक हिमाचल प्रदेश और गुजरात में जीतकर छक्का भी हिट कर लेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि पंजाब में भारी जीत दर्ज करने के बाद आप पहाड़ी राज्यों में अपने आधार का विस्तार करने की कोशिश कर रही है ताकि दिल्ली के चुनावों में अपने हालिया प्रभुत्व को जोड़ा जा सके। ठाकुर ने कहा कि आम आदमी पार्टी की यूपी में जमानत जब्त हुई थी और यहां हिमाचल प्रदेश में भी जमानत जब्त होगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी के 3.6 करोड़ राशन कार्ड धारक कहीं भी ले सकेंगे फ्री राशन। योगी सरकार ने की ऐसी तैयारी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 3.6 करोड़ राशन कार्ड धारकों को डिजिटल लॉकर की सुविधा देने की तैयारी कर ली है। इसकी मदद से राशन कार्ड धारकों को अब देश में कहीं भी राशन लेने में असुविधा नहीं होगी। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से शनिवार को दी गई जानकारी के अनुसार राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को डिजी लॉकर सुविधा देने के काम को अपनी 100 दिन की कार्य योजना में शामिल कर लिया है। ये सुविधा मिलने पर कोटेदार राशन कार्ड में कमियों का बहाना बनाकर लाभार्थी को राशन देने से मना नहीं कर सकेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी। पाकिस्तान में अब आगे क्या? इमरान पर चलेगा देशद्रोह का केस। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान सरकार ने इमरान खान को हटाने के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पीछे कथित विदेशी षड्यंत्र की जांच के लिए सेना के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान की अगुवाई में आयोग का गठन किया है। सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में धमकी भरे पत्र की जांच के लिए आयोग गठन का फैसला लिया गया है और आयोग सरकार को अस्थिर करने के षड्यंत्र के स्रोत और इसके स्थानीय सहयोगियों की जांच करेगा। फवाद ने कहा कि हमारे पास प्रमाण है कि असंतुष्ट 8 प्रांतीय सांसद विदेशियों के संपर्क में थे। सुप्रीम कोर्ट के नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के फैसले को पलटने और इमरान सरकार को बहुमत साबित करने का आदेश देने के एक दिन बाद आयोग गठन का निर्णय लिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तालिबान ने मार गिराया पाकिस्तानी सेना का हेलीकॉप्टर। दुरंत लाइन पर फिर भिड़े
पाक और अफगानिस्तान। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा दुरंत लाइन को लेकर दोनों देशों के बीच माहौल फिर गर्मा गया है। शुक्रवार को अफगानिस्तान के निमरोज प्रांत से सटे दुरंत लाइन पर पाकिस्तान और तालिबान लड़ाकों के बीच गोलीबारी भी हुई। दावा किया जा रहा है कि तालिबान लड़ाकों ने इस दौरान पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। पाकिस्तान की तरफ से भी तालिबान लड़ाकों के खिलाफ भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, जिसके बाद दोनों पक्षों ने सीमा पर सेना की तैनाती को बढ़ा दिया है। तालिबान दुरंत लाइन को दोनों देशों के बीच आधिकारिक सीमा नहीं मानता है, वहीं पाकिस्तानी सेना जबरदस्ती बाड़बंदी का काम जारी रखे हुए है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच चीन ने यूक्रेन की सरकार पर शुरू किया साइबर अटैक। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच ढेरों हैकिंग की खबर सामने आ चुकी है और कई हैकर्स यूक्रेन की खुफिया जानकारी निकालने के लिए सरकारी वेबसाइट पर अटैक कर रहे हैं। वहीं इनसे कई हैकिंग के मामले चीन से जोड़े जा रहे हैं और रूस के यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद यूक्रेन के खिलाफ लगातार साइबर हमले हो रहे हैं, जिनके बारे में माना जा रहा है कि इनके चीन के साथ संबंध हैं। ये साइबर अटैक्स यूक्रेन सरकार को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। मार्च के मध्य में यूएस आधारित गूगल की सुरक्षा शाखा के शोधकर्ताओं और अन्य विश्लेषकों के एक समूह, जिसे इंट्रूजन ट्रूथ कहा जाता है, के पोर्टल के अनुसार बताया गया कि ट्विटर पर बार बार चीनी साइबर हमले के बारे में पोस्ट किया जाता रहा।